अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज समी और आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने क्लास 12 की केमिस्ट्री की नई किताब के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें तो organic chemistry is the branch of chemistry that deals with the study of properties and structure of the compounds that contains carbons called organic compound। तो organic chemistry की वो ब्रांच है जिसमें हम ऐसे कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं जो अपने अंदर कार्बन को रखता हो, यानी कि जिसमें कार्बन मौजूद हो। ऐसे कंपाउंड के बारे में ही हम क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और ऐसे कंपाउंड जो अपने अंदर कार्बन को रखते हैं यानी कार्बन कंटेन करते हैं, कार्बन उनमें मौजूद होता है, वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सिर्फ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ते हैं। तो वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन मौजूद ना हो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहलाएगा। जैसे कि अगर हम अमोनिया की बात करें NH3, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बिल्कुल नहीं है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें मीथेन की, तो मीथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH4, तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन मौजूद है, कार्बन इसमें शामिल है, इसलिए इसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, जैसे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आइदर के वो सख्त है या नरम है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो दिखने में कैसा है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, वो किस रंग का है, और इसी तरह अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है या किसी भी अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, आइदर कि वो एक्सप्लोजिव है या वो जल्दी आँख को पकड़ लेता है। ये सब उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि आइदर के वो जो कंपाउंड बना है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें हासिल हुआ है, हमें मिला है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने कार्बन के साथ जुड़कर बना है, या वो आइदर के क्लोजली पैक है या चेन की फॉर्म में उसकी शक्ल है। तो उसकी केमिस्ट्री के भी बारे में हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि वो उसकी साख कैसी है, वो कैसा बना हुआ है। तो ये सब हम उसके स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं और इसे भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में भी पढ़ते हैं और फिर हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स यानी उससे मिलकर जो कंपाउंड बना है उसके बारे में भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन बेसिकली उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बना, यानी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही शामिल हो, वो कंपाउंड क्या हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे कि अभी अभी हमने ऊपर मीथेन की बात की जिसका जनरल फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। तो CH4 यानी कि C मतलब कार्बन और H मतलब हाइड्रोजन, ये दोनों ही मिलकर ये कंपाउंड बना है, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर मीथेन बना है और इसलिए हम इसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। लेकिन हाइड्रोकार्बन भी एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसलिए इसे भी हम लोग क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें डेरिवेटिव्स की, तो जो CH4 है ये कोई डेरिवेटिव नहीं है, यानी कि ये एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव नहीं है कि हाइड्रोकार्बन से मिलकर नहीं बना है। डेरिवेटिव उसे कहते हैं यानी कि उसमें हाइड्रोकार्बन भी हो और उसके साथ दूसरे कंपाउंड्स या दूसरे सब्सटेंसेस जुड़े हुए हों। ये जो दूसरे सब्सटेंस और हाइड्रोकार्बन के जो दोनों जुड़कर एक कंपाउंड बनाते हैं वो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स कहलाएगा, यानी हाइड्रोकार्बन से जुड़कर वो कंपाउंड बना है, इसलिए वो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। जैसे कि अगर हम लेट सपोज बात करें एक कंपाउंड की जो है CH3Cl2, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोकार्बन भी मौजूद है यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन भी मौजूद है और दूसरे एलिमेंट्स यानी कि हैलोजन फैमिली का भी एक सब्सटेंस एक एलिमेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव कहलाएगा। कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोकार्बन के साथ मिलकर जो कंपाउंड बनाएगा वो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होगा। और
इसलिए क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़कर बना है, हाइड्रोकार्बन के साथ मिलकर बना है, इससे ड्राइव होकर बना है। तो केमिस्ट्री के इस ब्रांच में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स देखेंगे जिनमें कार्बन मौजूद होता है, जो कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, लेकिन फिर भी हम इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते, या फिर ये कह लें कि हम इन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील नहीं कर रहा होता। इन कंपाउंड्स में कार्बोनेट शामिल है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, या फिर ये कह लें कि बाइकार्बोनेट भी इसमें शामिल है, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर जाके पोटेशियम बाइकार्बोनेट KSCO3, और फिर ये कह लें कि साइनाइड्स हो गया, कार्बाइड्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर अगर हम कहें तो कार्बन डिसल्फाइड भी हो गया। ये सब जो कंपाउंड्स हैं इनमें कार्बन तो मौजूद है, लेकिन फिर भी हम इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे, या हम इन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे जो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज या जिनकी बॉन्डिंग बनाने की नेचर बिल्कुल डिफर कर रही होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिल्कुल मैच नहीं कर रही होती है, इसकी प्रॉपर्टीज या फिर इसकी बॉन्डिंग बनाने की नेचर बिल्कुल डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जिसकी वजह से हम इन कंपाउंड्स को कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स, कार्बाइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डिसल्फाइड, इन कंपाउंड्स को कहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे नहीं पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच में हम ऐसे कंपाउंड्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब हम वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो 18वीं सदी की बात है। 18वीं सदी में जितने भी केमिस्ट मौजूद थे उन्हें ये बात का यकीन था, या वो ये कहते थे कि जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टर्म है इसे सिर्फ एनिमल्स या प्लांट से हासिल करने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि वो ये कहते थे कि ये जो टर्म है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन्हें लेबोरेटरी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 18वीं सदी की बात है, जो ये केमिस्ट हैं उस वक्त के जितने भी, उन सब ने ये कहा था कि जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद है या हमें हासिल होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स से ही हासिल होते हैं। यानी कि वो ये कह रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता। 18वीं सदी में जितने भी केमिस्ट हैं उन्हें इस बात का पक्का यकीन था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग थिंग हैं, जानदार हैं, चीज़ें हैं, वो अपने अंदर एक वाइटल फोर्स रखती है, एक ऐसी कुव्वत रखती है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रोडक्शन में काम आती है। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रोडक्शन, उसकी पैदावार, उसके बनने में वाइटल फोर्स बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। यानी कि वाइटल फोर्स नहीं होगा तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल नहीं कर सकते। इनडायरेक्टली उन्होंने यही कह दिया कि हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते, इसे सिर्फ एनिमल्स और प्लांट से ही ऑब्टेन किया जा सकता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है। तो ये थी 18वीं सदी के केमिस्ट की बात, उनकी सोच। लेकिन जब दौर गुजरता है, 1828 में एक साइंटिस्ट आते हैं, एक केमिस्ट आते हैं जिनका नाम था फ्रेडरिच वोलर। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अमोनियम साइनेट को इस्तेमाल किया और इस कंपाउंड को, इस अमोनियम साइनेट को इन्होंने हीट दिया और इस वाटर के साथ इन्होंने इसे बॉईल किया। बॉईल करने के बाद इन्होंने अमोनियम साइनेट से यूरिया की फॉर्मेशन की। यूरिया इन्होंने लेबोरेटरी में बनाया अमोनियम साइनेट से। तो ये यूरिया क्या है? यूरिया भी एक ऐसा टिपिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि यूरिन से हासिल होता है। यानी कि ये जो यूरिया है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये यूरिन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसे हम यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट करते हैं, खारिज करते हैं। इसी तरह जब इन्होंने लेबोरेटरी में यूरिया की फॉर्मेशन कर दी तो वोलर ने 1828 में किस बात को गलत साबित कर दिया? वाइटल फोर्स थ्योरी को इन्होंने गलत साबित कर दिया और यूरिया को सिंथेसाइज करके इन्होंने केमिस्ट को सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ तवज्जो दिलाया, इन्हें मुतवज्जा कराया और फिर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार किया गया, वो भी कहाँ? लेबोरेटरी में।
जो कि 18वीं सदी के केमिस्ट के मुताबिक मुमकिन नहीं था, लेकिन अब साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने क्या मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहाँ तैयार किया? लेबोरेटरी में तैयार किया। तो बताने की ये बात थी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में भी तैयार कर सकते हैं और एनिमल्स, प्लांट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल कर सकते हैं। मीथेन गैस CH4 को भी हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर सकते हैं, इसे भी लेबोरेटरी में तैयार किया जा सकता है। तो केमिकल साइंसेस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा वाइटल इम्पोर्टेंस मौजूद है, वाइटल सिग्निफिकेंस है। ये थी हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास। इसके बाद हम सोर्सेज की तरफ बढ़ेंगे और फिर दीगर सोर्स, ज़राए के बारे में पढ़ेंगे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहाँ कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, आर्टिफिशियली इसे कैसे तैयार किया जा सकता है, नेचुरली इसे कैसे हासिल किया जा सकता है, किस किस चीज़ों से इसे हासिल किया जा सकता है। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।